नमस्कार दोस्तों, मैं जीतन द्विवेदी। आप सभी का स्टडी विथ जीतन चैनल पर स्वागत है। आज हमें मौर्योत्तर काल को डिस्कस करना है। कल हमने मौर्य काल को कंप्लीट कर लिया एमपी के संदर्भ से। जितनी चीज़ें एमपी के संबंध से इंपॉर्टेंट थी सारी की हैं। और आज हम मौर्योत्तर काल को देखेंगे, यानी अशोक के हमने उत्तराधिकारी लास्ट में आपको बताए। अब अशोक के उत्तराधिकारी में या मौर्य वंश में सबसे जो अंतिम शासक देखने को मिला वो बृहदत्त मिला हमें, और उसकी हत्या उसके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी और शुंग वंश की स्थापना हो गई। अब ये पूरे साम्राज्य पर उत्तराधिकारी वाली बात आई तो यहाँ हमें दो तरीके के उत्तराधिकारी देखने को मिलते हैं, एक देसी उत्तराधिकारी और एक विदेशी उत्तराधिकारी। देसी उत्तराधिकारी में हम शुंग वंश को देखेंगे, शुंग वंश के बाद हम कर्ण वंश को देखेंगे, इसके बाद हम सातवाहन वंश को देखेंगे, और सातवाहन वंश की ही 5 शाखाएं दक्षिण भारत में बटी, उनको भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। और विदेशी में हम देखा जाए तो हिंद वन के आक्रमण चालू हो गए हैं भारत पर। इसके बाद शकों के हमले हो रहे हैं, शक पहला हो रहे हैं, कुषाणों के हो रहे हैं, यानी विदेशी आक्रमण भी हो रहे हैं। तो वो आक्रमण हो नहीं रहे हैं, वो उन्होंने यहाँ अपना आधिपत्य ही जमा लिया है। ठीक है ना। तो हम इस मौर्योत्तर काल को इस तरीके से देखेंगे, यानी एक तो यहाँ देसी उत्तराधिकारी और एक विदेशी जो आ रहे हैं, हिंद वन के लोग आ रहे हैं, उनका भी यहाँ साम्राज्य हुआ है। तो सबको यहाँ हम डिस्कस करेंगे। अब बात आती है शुंग वंश की, क्योंकि हम पहले देसी उत्तराधिकारी को ही डिस्कस करेंगे तो शुंग वंश को हम यहाँ पहले डील करेंगे। तो आपने देखा कि पुष्यमित्र शुंग ने ही क्या की, शुंग वंश की स्थापना कर दी है। संस्थापक भी यही माने जाएंगे। इन्होंने राजधानी जो है एक तो पाटलिपुत्र रखी और दूसरी इन्होंने विदिशा वेशनगर जिसको बोलते हैं, यानी विदिशा का महत्व बड़ा है। अभी तक आप देख रहे हैं उज्जैनी का महत्व बड़ा था। मौर्य काल में अशोक वहाँ के प्रांतपाल रहे, उसके बाद अशोक के पुत्र भी वहाँ आपको देखने को मिल रहे हैं गवर्नर, यानी उज्जैन की महत्ता बड़ी है। अब जो एक नया शहर आपको देखने को मिलेगा यहाँ प्रमुख रूप से, तो अब आपको विदिशा देखने को मिलेगा। सांची तो आप सांची भी मिलेगा, उज्जैन मिलेगा, पर अब विदिशा का महत्व बड़ा है क्योंकि पुष्यमित्र शुंग के पुत्र ने विदिशा को राजधानी बनाया। अब पुष्यमित्र शुंग की बात की जाए तो क्योंकि ये ब्राह्मण है तो ब्राह्मण धर्म का उदय हुआ, यानी हम यहाँ देख सकते हैं कि वासुदेव कृष्ण की उपासना फिर से प्रारंभ हुई और भागवत धर्म का उदय हुआ। क्योंकि आप देख रहे हैं मौर्य काल की जो हम बात करते हैं, मौर्य काल में बेसिकली बौद्ध धर्म का बड़ा चढ़ाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि अशोकी राजा ही शासक ही उस धर्म का प्रचार करा रहा है। तो बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म में कई यहाँ वैचारिक मतभेद भी हो गए हैं। तो अब क्योंकि अब ब्राह्मण शुंग वंश बने हैं, पुष्यमित्र शुंग शासन बने हैं, तो अब यहाँ उसका हमें इसलिए तो वासुदेव यहाँ वासुदेव कृष्ण का हमें क्या देखने को मिल रही, उपासना प्रारंभ हो गई है। दूसरी भाषा में कहें तो हिंदू धर्म का पुनरुद्धार देखने को मिल रहा है हमें यहाँ। इन्होंने यानी एक स्रोत से पता चलता है कि इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ भी कराए, और यज्ञ कराने का श्रेय भी जाता है महर्षि पतंजलि को जाता है। और कई बौद्ध ग्रंथों से हमें पता चलता है कि पुष्यमित्र जो शुंग है वो बौद्ध विरोधी थे। उन्होंने अशोक के 84,000 स्तूपों को नष्ट किया था, परंतु वहीं हम देखते हैं कि भरहूत और सांची जैसे स्तूपों का उन्होंने पुनरुद्धार किया है। जैसे उन्होंने तोरण द्वार को दोबारा बनवाया है, जो वेदिका या बाउंड्री जो इन लोगों ने कास्ट लकड़ी की बनाई थी, पुष्यमित्र शुंग ने उसको पत्थर की या पाषाण की बनाई है। ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है हमें। इसके बाद इसके उत्तराधिकारी में जैसे हमने बताया कि अग्निमित्र जो है वो आते हैं और विदिशा के शासक बन जाते हैं, यानी वो बना देते हैं शासक। इन सब की जो हमें जानकारी मिलती है वो कालिदास के एक उनका जो प्रथम ग्रंथ है मालविका अग्निमित्रम, उसमें मिलता है। उसमें हमें मालविका और अग्निमित्रम की कहानी मिलती है। इसके साथ साथ ही उसी में हमें पता चलता है कि शुंग वंश के काल में यवनों का आक्रमण भी हमें देखने को मिलता है, जिसमें डेमियस वंश के डेमियस प्रथम और उनका सेनापति मिनांडर आता है, परंतु पुष्यमित्र शुंग और उनका पोता उसको वासुमित्र हरा देता है। तो ये बात भी आपको देखने को मिलेगी। फिर हम इसके उत्तराधिकारी देखेंगे। फिर हम देखेंगे विदिशा में जब 9वां शासक भागवत हुआ करते थे तो भागभद्र हुआ करते थे, तो वहाँ देखा गया कि एक आपका हाँ यूकेटाइटस वंश के आते हैं, यूकेटाइटस वंश से ही होते हैं, जो कि वहाँ के शासक जो होते हैं उनका नाम होता है एंटीयालकस, और उनका राजदूत होता है हेलियोडोरस। वो गरुड़ स्तंभ लेकर विदिशा आता है, स्थापना कराता है, भागवत धर्म की दीक्षा भी लेता है और उपाधि भी धारण करता है। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ? अब ये आप सोचे कि डेमिडियस वंश बोला भी हमने आपको और यूकेटाइटस वंश बोला, ये क्या है? इस पर भी हम डिस्कस करेंगे क्लास में, है ना। ये कौन है?
ये 2 वंश कैसे भारत पे आए, पर इन सभी वंशों को आप मोटा मोटा माने, ये सब हिंद वन के आक्रमण यहाँ हो रहे हैं। ठीक है, अब हम इसको क्लास को स्टार्ट करते हैं। पूरा मुँह जबानी सुनाने में कुछ चीज़ें छूट भी जाती है। हम एक क्रम से सिलसिलेवार तरीके से मौर्योत्तर काल को समझते हैं, इसके बाद हम पुष्यमित्र या शुंग वंश को हम डिटेल से यहाँ देखते हैं। चलिए क्लास को हम अब प्रारंभ करते हैं। तो आप देखते हैं कि मौर्योत्तर काल हो गया है, यानी अशोक के बाद उनके उत्तराधिकारी कोई योग्य था नहीं, इसलिए मौर्योत्तर काल हम देखते हैं। तो ये 2 भागों में हम इसको देखते हैं। मौर्योत्तर काल में 2 उत्तराधिकारी बनते हैं। एक तो बनते हैं देशी उत्तराधिकारी जो यहीं के शासक होते हैं, देशी उत्तराधिकारी। अब ये नोट्स जो बना रहा है इसी में हम आपको बाकी चीजें एक्सप्लेन करते रहेंगे। देशी उत्तराधिकारी हो गए, और विदेशी, विदेशी यानी जो भारत से बाहर हमले हो रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं अफगानिस्तान से लेकर तमिलनाडु तक पूरा शासन किसका था। आपने देखा चंद्रगुप्त मौर्य अशोक के समय भी शासनकाल खूब पूरे भारत में ही था। इसके बाद जब मौर्य वंश का पतन हो रहा है तो ये सब आपको उत्तराधिकारी देखने को मिल रहे हैं। तो विदेशी उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी, ठीक है। अब देशी उत्तराधिकारी में जो सबसे पहले यहां शासक बने को देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपको शुंग वंश, और इसके संस्थापक अभी अभी हम इसकी चर्चा कर चुके हैं, पुष्यमित्र शुंग है। ठीक है। दूसरा हमें देखने को मिलेगा कर्ण वंश, इसके संस्थापक होंगे वासुमित्र। ठीक है, वासुमित्र हो गए। तीसरा मिलेगा हमें शातवाहन वंश। शातवाहन वंश जो देखने को मिलेगा इसके हमें संस्थापक सीमुख मिलेंगे। ठीक है। अब सातवाहन वंश के बारे में हमने आपको अभी बताया है कि ये दक्षिण भारत में लगभग 5 शाखाओं में डिवाइड होता है। तो अब यहाँ 5 शाखाओं को वैसा डिस्कस नहीं करेंगे, फिर भी आप एक जाने रहिए कि 5 वो कौन कौन सी शाखाओं में डिवाइड हुए हैं। ठीक है। ये वासुमित्र रही है, वासुदेव है। ठीक है। अब हम चर्चा करेंगे सातवाहन वंश का जो 5 शाखाओं में डिवाइड हुआ है। तो पहला हम देखते हैं पश्चिमी महाराष्ट्र में। पश्चिमी महाराष्ट्र, पश्चिमी महाराष्ट्र में हमें देखने को मिल रहा है अभीर वंश। ठीक है, यहां कौन सा वंश देखने को मिल रहा है? अभीर। अभीर वंश लिख लें पीछे। दूसरा हम नागपुर की बात करेंगे। नागपुर वाले डिवीजन में मिलते हैं हमें बकाटक वंश, यहां देखने को मिलता है। बकाटक वंश के बाद, नागपुर के बाद हम आगे बढ़ते हैं आंध्र प्रदेश की तरफ। आंध्र प्रदेश की तरफ बढ़े हम। आंध्र प्रदेश में हमें जो वंश देखने को मिलता है वो इक्ष्वाकु वंश देखने को मिलता है हमें एक यहाँ। ठीक है। इसके बाद हम कर्नाटक की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी ये पूरा मध्य दक्षिण भारत का जो हम बता रहे हैं ये 5 शाखाओं में डिवाइड हो रहा है आपका। और इसके बाद कर्नाटक की बात करेंगे तो यहाँ कदम वंश देखने को मिल रहा है हमें। कर्नाटक और तमिलनाडु, तमिलनाडु में हमें पहला वंश देखने को मिलेगा। तो कर्नाटक की बात की जाए तो कदम्ब है, तमिलनाडु में पहला है। ये फॉर्मेट आपको ध्यान रहेगा तो क्लियर होगा कि हम मौर्य काल के बाद मौर्योत्तर काल देख रहे हैं, तो उसको भी हमें 2 तरीके से देखना है, एक तो विदेशी उत्तराधिकारी, एक देशी में। अब आते हैं विदेशी की तरफ बढ़ते हैं। विदेशी यानी बाहर से जो हमले हो रहे हैं, तो सबसे पहला हमला जो हो रहा है वो हिंद यवन का होता है। ये सब प्रश्न प्रीलिम्स से पूछे जाते हैं। हिंद यवन, हिंद यवन का हमला होता है। इसके बाद शक आते हैं आपके यहाँ, कई बार आपने एग्जामों में ये क्रम देखा होगा। शक के बाद आपके यहाँ पहलव आते हैं और उसके बाद कुषाण आते हैं आखिरी में। पर ये सब समझ में क्यों नहीं आते? क्योंकि जो बाहर से तो आए पर यही इसी देश में वो इसी का ही कल्चर को अपना लिया।
यानी यहाँ जैसे भागवत धर्म है तो उसी को अपना लिया, शैव धर्म है, इस तरीके से कुछ कई लोग बौद्ध धर्म का समर्थन कर रहे हैं। यानी जो भारत के धर्म है, संप्रदाय है, उसी का क्या हो रहा है, ये लोग अपना ले रहे हैं, इसलिए आपको वो ज़्यादा विदेशी समझ में नहीं आती है कई बार। ये आप इस फॉर्मेट का स्क्रीनशॉट लें। अब हम शुरुआत से शुंग वंश को डिटेल से देखेंगे, इसके बाद कर्ण वंश, सातवाहन वंश, इनको भी एमपी के संदर्भ में सारी चीज़ें को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और आप सब हेडिंग डाल लें, शुंग वंश, स्क्रीनशॉट ले इसका। ठीक है, एक चाहो तो नोट आप यहाँ लिख लो, क्योंकि एमपी की बात कोई आई नहीं बीच में। देखो, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश में ब्राह्मण साम्राज्य, शुंग वंश और सातवाहन, क्योंकि नागपुर वाला जो रीजन था मध्य प्रदेश में पहले था, तो लिख सकते हैं पर नोट में, मध्य प्रदेश में ब्राह्मण साम्राज्य। तो दो लोगों ने देखा है, दो लोगों की वजह से हुआ, एक तो शुंग वंश और दूसरा सातवाहन। ठीक है, अब स्क्रीनशॉट लें और सब हेडिंग डाल लें आप, शुंग वंश। सारे नोट्स बनाए आप। एमपी की हिस्ट्री इस तरीके से हम यहाँ पढ़ा रहे हैं जैसे आप भारतीय इतिहास को पढ़ते हैं, ताकि आपने भारतीय इतिहास को भी ना देखा हो तब भी आपको ये चीज़ें आसानी से समझ में आए। हम डालते हैं, शुंग वंश की बात करते हैं। शुंग वंश, अब हम डिटेल किसको करेंगे, शुंग वंश को करेंगे यहाँ, और आप सब उसका देखेंगे, संस्थापक देखेंगे, पृष्ठभूमि देखेंगे, सारी चीज़ों को हम यहाँ एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो पहले तो इसका समय लिख लें, 185 बीसी से 185 बीसी से 149 बीसी के मध्य है ये। ठीक है, क्लियर हुआ आपको कि नहीं हुआ समय। अब हम बात करेंगे पृष्ठभूमि की, ये बैकग्राउंड थोड़ा सा क्या है। देखो, तो आपको याद हो, मौर्य वंश का या मौर्य का अंतिम शासक बृहदत्त था, जिनकी हत्या इनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की। ठीक है ना, तो ये बैकग्राउंड आप लिखें यहाँ, क्या लिखेंगे, अंतिम मौर्य शासक, अंतिम मौर्य शासक, अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त। हमने कल आपको बताया था, आपको कई जगह इस तरीके का देखने को मिलेगा तो डाउट नहीं करना, बृहदत्त था। जिसकी हत्या अब हत्या किसने की है, सेनापति है, ब्राह्मण सेनापति, जिसकी हत्या ब्राह्मण सेनापति किसने की है, पुष्यमित्र शुंग ने की है, ने की थी। ठीक है, ये हो गया बैकग्राउंड, यानी पृष्ठभूमि आप समझ गए कैसे ये वंश आया होगा। और जिसके बाद क्या होगा और देखा जाए डिटेल में, जिसके बाद ब्राह्मण साम्राज्य की नींव डली, या जिससे क्या उदय हुआ, का ब्राह्मण साम्राज्य का उदय हुआ। ये हो गई पृष्ठभूमि। अब हम देखेंगे संस्थापक। ये सारी चीजें आपको नोट्स के रूप में इसी तरीके से बनाना है ताकि आपको पढ़ने में क्या हो, आसानी हो। अब बात आती है फाउंडर कौन है इसका, बता ही चुके हैं, पृष्ठभूमि में स्पष्ट है, फिर भी आप इसको अलग से लिखा करें ताकि आपको बार बार प्रैक्टिस हो। पुष्यमित्र शुंग, ठीक है, संस्थापक हो गए। संस्थापक के बाद हम यहाँ देखेंगे उपाधि, यानी पुष्यमित्र शुंग जो संस्थापक हैं इनको कौन सी उपाधि मिली है, क्योंकि अभी हम इन्हीं को डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। उपाधि,
तो इनको दो उपाधि देखने को मिलती है। एक तो मिलती है ना सेनानी की उपाधि, एक उपाधि मिलती है ना सेनानी की, और दूसरी उपाधि इनको जो मिलती है वो मिलती है औद्रभिज। इसका मतलब क्या होता है हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, तीव्र से या तीव्रता से या तीव्र गति से उठने वाला, तीव्र गति से उठने वाला। ठीक है, ये दो उपाधियां ध्यान रखेंगे इनके बारे में। अब इनकी दो राजधानियां थी, तो अगली सब हेडिंग डालें राजधानियां। दो राजधानियां कौन सी, क्योंकि कहां बैठ रहे हैं सब, मगध पे ही बैठ रहे हैं मौर्य के बाद। तो एक तो पाटलिपुत्र होगी राजधानी, कल हमने बताया था कालाशोक के बाद राजधानी पाटलिपुत्र दोबारा नहीं बदलती है, पाटलिपुत्र ये तो राजधानी देखी आपने। अब जो नया एक राजधानी बनने वाली है विदिशा देखने को मिलेगी आपको। विदिशा को हम बोलते हैं वेशनगर, वेशनगर। ठीक है, तो दो राजधानियां ध्यान रखना आपको। इसके बाद इनके काल में हुआ क्या, तो वो भी आप यहां लिखेंगे। इनके काल में कौन सी प्रमुख घटना हमें देखने को मिलती है, ये आपने लिखा है, एक पॉइंट और आ जाएगा नीचे, तो लिखेंगे आप शुंग काल में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हमें देखने को मिलता है इस काल में, क्योंकि अभी बौद्ध धर्म का बोलबाला यहाँ ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि अशोक ही उसका प्रचार कर रहे हैं। राजा सम्राट जब प्रचार करेगा तो उस धर्म का क्या होगा, ज्यादा होगा। अब आप देख रहे हैं कि हाँ क्या क्लैश हो रहा है, भागवत धर्म से क्लैश हो रहा है, क्योंकि वैदिक काल में बहुत ज्यादा कर्मकांड आपने देखे, इसी से जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इस तरीके के 64 संप्रदायों का लगभग उदय हुआ था, पर प्रमुखता से हम जैन धर्म, बौद्ध धर्म को ही देखते हैं। ठीक है, तो अब उस पर हम कभी भारतीय इतिहास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यदि हम वो सारी चीज़ों को यहाँ एक एक करके क्रम से देखेंगे तो आपका जो हमारा एमपी का टॉपिक है वो यहाँ से कहीं ना कहीं स्लिप होता है। शुंग काल में, शुंग काल में क्या एक परिवर्तन जो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, भागवत धर्म का उदय तथा विकास हुआ। ये भागवत धर्म का उदय तथा विकास हुआ, ये तो इंपॉर्टेंट हुआ ही है यहाँ इस काल में जो घटना घटी है। तथा एक और, अब जब होगा तो क्या होगा, तथा वासुदेव कृष्ण की उपासना बढ़ी। ठीक है ना, या प्रारंभ हुई ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम रूट पे भी लिख सकते थे कि हिंदू धर्म का पुनरुद्धार हुआ, वो भी आप यहाँ बात लिख सकते थे। अब हम इसको रब करते हैं और अब एक स्रोत की बात कर रहे हैं कि शुंग, क्योंकि अभी हम किसको देख रहे हैं, पुष्यमित्र शुंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद इनके बाद दूसरा इनका जो पुत्र होगा अग्निमित्र, उसको डिस्कस करेंगे। अभी हम पुष्यमित्र शुंग को ही देख रहे हैं। यहाँ तक देखा आपने। अब हमें स्रोत में पता चलता है कि इनका एक राज्यपाल धनदेव थे, और उनके अभिलेख से हमें पता चलता है कि इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए, और वो यज्ञ कराने का जो श्रेय जाता है महर्षि पतंजलि को जाता है। तो ये भी फैक्ट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। तो सब हेडिंग डालेंगे स्रोत, तो स्रोत में क्या है, अयोध्या अभिलेख है, अयोध्या अभिलेख। ये सब कुछ एग्जामों में आती है, ये फैक्ट के रूप में होती हैं। कहाँ से हमें जानकारी मिली अश्वमेध यज्ञ की, तो हमें क्या बोलोगे आप, अयोध्या अभिलेख से हमें जानकारी मिली, जो इनके राज्यपाल धनदेव का है। किसका है भाई, ये भी तो पता हो, तो लिखेंगे इनके राज्यपाल धनदेव का है। अब जो स्रोत है इससे क्या जानकारी मिलती है, इससे पता चलता है कि 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए गए, तो लिखेंगे 2 अश्वमेध संपादित हुए। 2 अश्वमेध, तो आप जानते हैं घोड़ा दौड़ा देने वाला, जो भी उसको रोकेगा वहां से युद्ध करना होगा राजा को, यानी शक्ति प्रदर्शन कह सकते हैं आप। 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। ठीक है, और ये अश्वमेध यज्ञ जो हुए थे, लिखेंगे आप इसको
कराने का श्रेय महर्षि पतंजलि को जाता है। पतंजलि, महर्षि पतंजलि को जाता है। तो ये तथ्य आपको ध्यान रखना है। अब एक फैक्ट और लिखें, जो मनुस्मृति आप देखते हैं वो इनके ही काल में क्या हुई है, लिखी हुई है। तो लिखेंगे इस काल में मनुस्मृति ग्रंथ की रचना हुई। इस काल में मनुस्मृति ग्रंथ की रचना हुई। ठीक है, अगला तथ्य लिखें हम, बौद्ध ग्रंथ से पता चलता है कि ये बौद्ध विरोधी थे। ठीक है, क्योंकि कैसे पता चला? क्योंकि इन्होंने अशोक के 84,000 स्तूपों को क्या कराया था, नष्ट कराया था। तो वो फैक्ट भी लिखें, इंपॉर्टेंट है। देखेंगे बौद्ध ग्रंथों से पता चलता है कि बौद्ध विरोधी थे। ठीक है, और अगला तथ्य लिखना चाहो, अशोक के 84,000 स्तूपों को नष्ट करवाया था। ठीक है, अब यही पता चलता है, परंतु इसको आप लिख लें, परंतु 2 स्तूपों का निर्माण भी कराया था। निर्माण मतलब पुनर्निर्माण कह सकते हैं आप उनको। ये सारे हम फैक्ट्स लिखा रहे हैं ना आपको यहाँ बोर्ड पर, लिखें आप, परंतु 2 स्तूपों को का निर्माण करवाया। था। पहला कौन सा है? भरहूत स्तूप। कहाँ का है? सतना का है। और अभी आज हमने सुबह क्लास में पढ़ाया था आपको, इनके खोज करता है अलेक्जेंडर कनिंघम। और सांची स्तूप, इसको हम अभी डिटेल करा चुके, तो दोबारा यहाँ इसको हम नहीं पढ़ेंगे। कहाँ का है? रायसेन का। तो क्या कराया था? बनवाया तो अशोक ने था, तो सर आपने क्यों लिखा दिया? इन्होंने एक्चुअली में यहाँ क्या कराया था वो लिखें आप। इन्होंने यहाँ तोरण द्वार, जो मुख्य गेट होता है, तोरण द्वार और वेदिका, वेदिका मतलब बाउंड्री वाल, 4 दीवारी, वेदिका का निर्माण पाषाण से कराया था। उन लोगों ने कैसा कराया था? अशोक ने काष्ठ से, काष्ठ यानी लकड़ी से, पाषाण से करवाया था। ठीक है, अब हम इनके बारे में हमने काफी डिस्कस कर लिया है। इसके बाद इनके पुत्र बनते आते हैं अग्निमित्रम, जो कि विदिशा के, ये अपने पुत्र को विदिशा का कार्यभार संभालने देते हैं, यानी विदिशा का शासक बना देते हैं। ठीक है, तो कुछ बातें उनके वहां लिखते हैं पुत्र के संबंध में, तो लिखते हैं अपना, लिखें आप। अब दूसरे प्रमुख शासक कौन हुए? पहले तो आपको हमें दिखा दिया पुष्यमित्र शुंग है, अब बने हैं आपके अग्निमित्र। अग्निमित्र, अग्निमित्र लिखें आप। अब अग्निमित्र कौन है? यहां इनका एड्रेस लिख लें आप, पुष्प मित्र शुंग के पुत्र हैं ये। ठीक है, अब इनके बारे में कुछ चीजें हम लिखते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से। इनको विदिशा का शासक नियुक्त किया। अब क्योंकि एमपी से संबंधित है, विदिशा नियुक्त किया।
पहला तथ्यांश रखेंगे आप। और इन्होंने ही विदिशा को राजधानी बनाया। दो राजधानी आपको देखने को मिल रही है, विदिशा को राजधानी बनाया। अब ये बातें हमें कहां से पता चलती है, मतलब अग्निमित्र की जो ये दो चीजें उन्होंने बताई हैं, इसकी जानकारी हमें एक स्रोत लिख दें आप। हेडिंग स्रोत है महाकवि कालिदास की प्रथम रचना है, देखेंगे महाकवि कालिदास की प्रथम रचना क्या है? मालविका अग्निमित्रम। इसमें उन्होंने वर्णन किया है कि जो अग्निमित्र हैं वो कहाँ के शासक थे? वो विदिशा के शासक थे। ये बात हमें यहाँ से पता चलती है एविडेंस से। अब इसमें वर्णन क्या क्या है? किसमें? मालविका में। तो लिखेंगे वर्णन जो जो हमें मिलता है, एक तो यही और वर्णन मिलता है कि यहाँ के शासक थे, दूसरा इसमें मालविका और अग्निमित्रम या अग्निमित्र का प्रेम प्रसंग का वर्णन मिलता है। इसमें मालविका और अग्निमित्रम का वर्णन मिलता है, का वर्णन है। दूसरा वर्णन क्या है? इससे पता चलता है कि शुंग वंश में या शुंग वंश के काल में या शुंग काल में हिंद यवन जो भी विदेशी उत्तराधिकारी है, इनके क्या हो जाते? हिंद यवन का आक्रमण हुआ था। और ये आक्रमण किसने किया था? इसको हम चाहें तो और डिटेल में लिख सकते हैं। आक्रमण हुआ था, तो आक्रमण जो किया था वो डेमेट्रियस वंश का था। डेमेट्रियस वंश के शासकों ने या डेमेट्रियस वंश के डेमेट्रियस फर्स्ट और उनका सेनापति मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग और पोता, ये ध्यान रखना आप, पौत्र, हाँ पौत्र लिख दे, पौत्र बासु, पौत्र हैं बासु मित्र हैं, पौत्र बासु मित्र ने पुष्यमित्र शुंग और पौत्र बासु मित्र शुंग ने पराजित किया था। मतलब हमला हुआ था परंतु शुंग वंश ने उनको हरा दिया था। तो आप लिख लें डेमेट्रियस वंश के डेमेट्रियस प्रथम उनका सेनापति मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग और पौत्र बसुमित्र शुंग ने पराजित किया था, यानी हमला हुआ था। इसका प्रमाण हमें मालविका अग्निमित्रम में मिलता है। हमला जरूर हुआ था पर उस हमले को पुष्यमित्र शुंग और उनके पौत्र आपके बसुमित्र ने क्या कर दिया था? हरा दिया था। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ यहाँ पे? चलिए, ये आपने जाना यहाँ से अग्निमित्र के बारे में। अब हम एक चीज और आपको यहाँ बता दें, फिर हम इनके उत्तराधिकारी अग्निमित्र के बाद हम पुष्यमित्र शुंग के जो भी उत्तराधिकारी है उन पर चर्चा करेंगे, क्योंकि हमें अब 9वें नंबर के शासक के बारे में डिस्कशन करना है। तो हम लिख लें यहाँ प्रमुख शहर, यानी शुंग वंश काल के प्रमुख शहर कौन से देखने को मिल रहे हैं। प्रमुख नगर कह लें, देखो सांची अब है, यहाँ अभी भी उज्जैन है, इसको उज्जैनी बोलते थे, और विदिशा ये बढ़ गया है महत्ता। ठीक है, तो आप इसको लिख लें। अब दूसरी सब हेडिंग डाल लें आप यहाँ के पुष्यमित्र शुंग के उत्तराधिकारी। ठीक है, आपने पुष्यमित्र शुंग के बारे में डिटेल देखा, अग्निमित्र के बारे में देखा कि ये विदिशा के शासक बनते हैं। इनकी जो वर्णन है वो मालविका अग्निमित्र में मिलता है, इन्होंने ही राजधानी बनाई, ये देखने को मिलता है। फिर आपको इसी काल में इसी लेख से पता चलता है कि यवनों का आक्रमण हुआ है, डेमेट्रियस वंश ने किया है, परंतु वो हारे हैं। इन्होंने हराया
पुष्यमित्र शुंग ने हराया और उनके पोता ने हराया, जिसको वसुमित्र कहेंगे। अब लिखें पुष्यमित्र शुंग के उत्तराधिकारी। देखो कौन बनता है पुष्यमित्र शुंग के बाद, तो आपने देखा कि अग्निमित्र बने, ठीक है। अग्निमित्र के बाद आपको किसको देखते हैं, अभी आपको दिखाया गया है जिन्होंने डेमेट्रियस को हराया है, मेनांडर को हरवाया है, वासुमित्र, ठीक है। वासुमित्र के बाद कौन देखने को मिलता है आपको, ज्येष्ठ देखने को मिलता है। एक शासक हुए यहाँ ज्येष्ठ मित्र है। इसके बाद आपको एक सुमित्र देखने को मिलेंगे, है ना। और इसके बाद देखा जाए सुमित्र के बाद एक देखने को मिलते हैं वज्रमित्र, ठीक है। अब बाकी आपको यहाँ शासक नहीं देखना है, सब मेन हिस्ट्री में आप देखते ही हो। हमें आपको यहाँ सीधा डॉट डॉट करके लिख दे कि नौवां शासक जो हुआ है, नौवां शासक हमें इंपॉर्टेंट है। तो नौवां शासक का नाम है आपका भागभद्र, ठीक है। अब हम दो तीन चीजें भागभद्र के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो आप सब हेडिंग डाल लें। ठीक है, ये वासुमित्र नहीं है, वसुमित्र, इसको थोड़ा सा आप लिख लें सही से, वसुमित्र, ठीक है। थोड़े छोटे करेक्शन है, आप इसको देख लिया करो किताबों में। अब नौवां शासक जो है उसके बारे में हम दो तीन फैक्ट लिखेंगे उत्तराधिकारियों में। तो हम अब हेडिंग डाल दे रहे हैं किसकी, जो नौवां शासक है अपना इस वंश का, भागभद्र। इसके काल में क्या ऐसी घटना हुई जिसको हम इसको अलग से डील कर रहे हैं। तो आप देखें इसके काल में हिंद यवन के शासक देखेंगे, इसके काल में हिंद यवन शासक या हिंद यवन के शासक यूक्रेटाइटस वंश के राजा या शासक एंटियालकस का राजदूत, ये पूरा एड्रेस ध्यान रखें आप, राजदूत का नाम क्या है, हेलियोडोरस, सही है। ये हेलियोडोरस आया था, यानी हम जो यूक्रेटाइटस वंश लिख रहे हैं, अभी हमने डेमेट्रियस वंश कहा, वहाँ भी हिंद यवन बोला, हम यहाँ यूक्रेटाइटस वंश बोल रहे हैं, यहाँ भी हम हिंद यवन बोल रहे हैं। एक्चुअली जब सिकंदर भारत से लौटा तो उसके उत्तराधिकारियों में साम्राज्य का विभाजन हुआ। तो जो मुख्य उनका मूल देखा जाए तो सीरिया में ही सेल्यूकस तृतीय वगैरह ने शासन देखा, क्योंकि सिकंदर के बाद उनका जो उत्तराधिकारी सेल्यूकस ने देखा, उसके और उत्तराधिकारी हुए, तो सेल्यूकस तृतीय मिले हमें सीरिया में। एक पर्सिया हुआ, एक वेक्टिया हुआ। तो पर्सिया ने एक्सेस करके कोई राजा हुआ जिसने अपना स्वतंत्र शासक बना लिया। अब बचा सीरिया वाला रीजन और वेक्टिया मतलब मध्य एशिया वाला रीजन। तो वेक्टिया वाले से जो भी आए थे आपके, ये भी सब सीरिया के अंदर ही थे, क्योंकि मेन तो जैसे मगध था तो मगध मेन था, तो सीरिया ही से ही सब जुड़े थे। परंतु जैसे पर्सिया ने अपना स्वतंत्र कर लिया था, इसी तरीके से वेक्टिया ने भी आगे चलकर अपना स्वतंत्र राज कर लिया था। जो वेक्टिया वाले कहलाए वो डेमेट्रियस वंश वाले हो गए, मोटा मोटा जाने आप। और जो सीरिया वाले हैं वो यूक्रेटाइटस वंश है। तो सब जो तीनों ही हैं वो तो है सारे हैं कौन, हिंद यवन ही है आपके, ठीक है ना। तो पहले जो डेमेट्रियस वंश आए वो हारे, तो अब यूक्रेटाइटस वंश वाले लड़ने नहीं आएंगे, क्योंकि उनको डर बैठ चुका है कि दूसरी शाखा जो आई है वो हारी है, यहाँ से वंश ने हराया है इस वंश ने। तो वो अब यहाँ मित्रता वाली नीति लेकर आते हैं। ये हेलियोडोरस एक गरुड़ स्तंभ लेकर आते हैं, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं वासुदेव कृष्ण वगैरह की पूजा बढ़ चुकी है। तो वो स्तंभ लेकर आते हैं, विदिशा में स्थापना कराते हैं, भागवत धर्म स्वीकारते हैं और उपाधि धारण करता है वासुमित्र की, ठीक है ना। हाँ, वासुदेव की उपाधि धारण करता है। इसके बाद तो आपने देखा कि ये वाला जो शाखा है यूक्रेटाइटस वंश की, मतलब यूक्रेटाइटस हुआ चाहे हिंद डेमेट्रियस हुआ, ये दोनों ही क्या है, हिंद यवन है। आप डाउट नहीं करना कि ये नया कहाँ से आ गया।
अब ये आया है यहाँ और क्या लेकर आया है, तो लिखेंगे जे हेलोडोरियस, एंटिअल्कस का राजपूत हेलोडोरियस गरुड़ स्तंभ के साथ विदिशा आया। गरुड़ स्तंभ के साथ विदिशा आया। ठीक है, ये कई बार एग्जामों में आपने देखा होगा कि हेलोडोरियस क्या लेकर आया, उसने क्या किया, सारी चीजें आपको। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, हमने आपको बताया है कि वो इसके बाद क्या होता है, दो चीजें होती हैं। गरुड़ स्तंभ की स्थापना होती है, स्थापना। दूसरा, भागवत धर्म स्वीकार करता है वो। और तीसरा, उपाधि धारण करता है, या लिखेंगे वासुदेव की उपाधि धारण करता है। ये तीन काम किया है ताकि मित्रता बनी रहे इनमें। अब ये लिखा आपने। इसके बाद आते हैं अंतिम शासक। अंतिम शासक को लिखेंगे आप, और अंतिम शासक की हत्या जो करेंगे उसी से आपका नया वंश भी क्या हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा। लास्ट फैक्ट है इस पूरे शुंग वंश का, तो लिखेंगे आप अंतिम शासक देवभूति। अंतिम शासक देवभूति की हत्या, देवभूति की हत्या उसका मंत्री का नाम है वासुदेव कण्व। वासुदेव कण्व, उसका मंत्री वासुदेव कर्ण करता है। और इससे होता क्या है, कर्ण वंश की स्थापना हो जाती है। जैसे मौर्य वंश में आप देखा पुष्यमित्र शुंग ने हत्या की तो शुंग वंश की स्थापना हो गई, और शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या वासुदेव कर्ण कर देता है, उसका मंत्री होता है, और क्या हो जाता है, कर्ण वंश की स्थापना हो जाती है। जो कि हम अगला वंश देखेंगे, ये 75 BC से लेकर 30 BC के मध्य इसको हम समझेंगे। ठीक है, आज आपने पूरा डिटेल से क्या देख लिया, कर्ण वंश को, शुंग वंश को यहाँ समझ लिया है। ठीक है ना, मोटा मोटा आपको एक बार रिवाइज करा के खत्म करते हैं। क्या देखा आपने, मौर्य वंश कंप्लीट हुआ। मौर्य वंश कंप्लीट हुआ तो दो उत्तराधिकारी हुए, देसी विदेशी। हमने देसी में देखा शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन की 5 शाखाएं। विदेशी में हिंदवन के आक्रमण देख ही रहे, शुंग काल में हो गए। शक आएंगे, इसके बाद शक के बाद पहलव आएंगे, कुषाण आएंगे। हमने शुंग वंश को देखा तो इसका पृष्ठभूमि के रूप में जाना कि इन्होंने मौर्य वंश के अंतिम शासक की हत्या करके इस वंश की स्थापना कर दी। 2 राजधानियां बनाई, पाटलिपुत्र और विदिशा, है ना। और प्रमुख शहर देखे जाए तो सांची, उज्जैन और विदिशा उस समय हो गए हैं। इसके बाद इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए हैं, और भागवत धर्म का यहाँ उदय हुआ है। वासुदेव कृष्ण की पूजा प्रारंभ हुई है, हिंदू धर्म का पुनरुद्धार हुआ है। इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए हैं। इसकी जो जानकारी है वो हमें अयोध्या अभिलेख से पता चलती है, जो इनके राज्यपाल दंगदेव ने का है वो अयोध्या अभिलेख। और वो जो यज्ञ कराए हैं अश्वमेध यज्ञ, वो किसने कराए, महर्षि पतंजलि ने कराए। और बौद्ध ग्रंथों से हमें पता चलता है कि ये बौद्ध विरोधी थे। इन्होंने अशोक के 84,000 स्तूपों को नष्ट किया, परंतु 2 स्तूपों की मरम्मत भी कराई, भरूच का और सांची का। उसमें क्या कराया, तोरण द्वार बनाया और वेदिका बनाई, यानी बाउंड्री वॉल्स बनाई, पाषाण की बनाई। इसके बाद अग्निमित्र आए। अग्निमित्र को इन्होंने विदिशा का शासक बनाया। इस सब की जानकारी हमें कालिदास की मालविका अग्निमित्रम से मिलती है। उसमें हमें मालविका अग्निमित्रम की प्रेम कहानी भी मिलती है। इसके साथ साथ हिंदवन का हमला भी देखने को मिलता है, जो कि पुष्यमित्र शुंग और उनका पोता वसुमित्र क्या कर देता है, हरा देता है। ठीक है, अब जब हरा देता है तो इसके बाद उनके उत्तराधिकारी, इस हराने के बाद हम देखते हैं फिर पुष्यमित्र के उत्तराधिकारी। तो हमें सारे देखे। इसमें हमें 9वां शासक देखा भागभद्र, जो इंपॉर्टेंट है। क्यों, इसके शासन में हिंदवन की एक और शाखा है जो मेन शाखा थी, यूक्रेटाइडस वंश के एंटिअल्कस का राजदूत होता है हेलियोडोरस। वो गरुड़ स्तंभ के साथ विदिशा आता है, स्थापना कराता है, भागवत धर्म स्वीकारता है, उपाधि भी वासुदेव की लेता है, और इसके बाद ये कंप्लीट हो जाता है। और अंतिम शासक अभी हमने आपको बताया है कौन होता है, देवभूति, जिसकी हत्या वासुदेव कर देते हैं।
और कर्ण वंश की स्थापना। तो कल हम कर्ण वंश को देखेंगे, साथ में सातवाहन वंश को देखेंगे, 2 वंशों को यहाँ और क्लियर करेंगे। इसके बाद हम विदेशी को भी कायदे से देखेंगे जहाँ एमपी से इम्पैक्ट पड़ रहा हो हिस्ट्री पर। इसके साथ साथ हमारी जो यूनिट 6 है करंट अफेयर्स वाली, उसको हम 23 जून को ध्यान में रखते हुए कुछ वीडियो उसमें बना के देंगे आपको, और ताकि आपको कम मात्रा में करंट अफेयर पढ़कर आप अब 23 जून का पेपर देने में सक्षम हो। तो हमारी कल से ही संभवतः शाम को या सुबह से आपको यूनिट 6 के वीडियो भी मिलना प्रारंभ हो जाएंगे, और बहुत जल्द हम मध्य प्रदेश का भूगोल और भारतीय भूगोल भी यहाँ से प्रारंभ कर देंगे। आज के लिए धन्यवाद।